नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे देश के किसानों की बात करना चाहता हूं। वो किसान जो अन्नदाता है, वो किसान जो गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह किए बगैर हमारे लिए अनाज उगाता है, सब्जियां, फल उगाता है। वो किसान जिनकी मेहनत से हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से मिलती है। उस किसान को पिछले 2-3 दिन में कई बातें बताई गई हैं। किसानों को बताया गया है कि मोदी सरकार अनाज की मंडियों को बंद कर देगी, एमएसपी को खत्म कर देगी, इन्वेस्टर किसान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, फसल को स्टॉक किया जाएगा और किसानों को अब पहले से कम दाम मिलेंगे। ये सारी बातें सरकार द्वारा लाए गए नए बिल के बारे में कही गई हैं और इन्हें फैलाने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। अब अकाली दल भी इसमें शामिल हो गया है। हरियाणा और पंजाब में किसानों को सड़कों पर उतारा गया। आज मैं आपको बताऊंगा ये आरोप सच है या फिर ये किसानों को भड़काने की साजिश है। सबसे पहले आपको सुनाता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को इस बारे में क्या समझाया। नरेंद्र मोदी ने किसानों को बताया कि वो अफवाहों के चक्कर में न पड़े। जो भी सरकार लाई है उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, किसानों की कमाई के और बेहतर अवसर बनेंगे और किसानों की 70 साल की गुलामी दूर हो जाएगी। मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के लिए जो बिल लाई है उसका जिक्र कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में किया था, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस किसानों के हमदर्द तो बनती है लेकिन किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद नहीं होने देना चाहती। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है और प्रधानमंत्री मोदी की बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में एपीएमसी को, मंडियों को खत्म करने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही थी। अब कांग्रेस इन्हीं बातों को किसान विरोधी बता रही है।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को बिल के बारे में झूठी और गलत बातें बताकर भड़काया जा रहा है। मैं आपको ये बता देता हूं कि किसानों से जुड़े इन 3 बिल्स में क्या कहा गया है। एक बिल किसानों को फसल बेचने के ऑप्शंस के बारे में है। अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में जाकर नहीं बेच सकते और उसे मंडी में ही अपनी फसल बेचनी होती है और बिचौलिए इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। यह अब तक होता रहा है। अब सरकार जो नया बिल लाई है उसमें किसान देश में कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकेंगे। विरोधी दलों का इल्जाम है कि इस तरह से एपीएमसी यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म हुई तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं मिलेगा। इसके बाद किसान व्यापारियों को गुलाम हो जाएंगे। व्यापारी मनमानी कीमत पर फसल खरीदेंगे और किसानों को मजबूरी में उसी दाम पर फसल बेचनी पड़ेगी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा यह सब झूठ है, बेकार की बातें हैं। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। किसान के पास 2 ऑप्शन होंगे, वो चाहे तो मंडी में अपनी फसल बेचे। अगर कोई व्यापारी उसे पैसा देता है तो व्यापारी को फसल बेच दे, इसमें किसान को तो फायदा होगा। ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब मैं आपको एक और कंफ्यूजन के बारे में बताता हूं। एपीएमसी को लेकर किसानों को बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कानून से मंडियां कमजोर होंगी और इसका असर आने वाले सालों में दिखाई देगा। कहा जा रहा है कि 1-2 साल तक तो कंपनियां किसानों से उनकी फसल एमएसपी से ज्यादा दाम पर खरीदेंगी, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो कंपनियां मनमानी करेंगी। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा एपीएमसी एक्ट को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अब तक तो किसान सिर्फ मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, अब किसानों को जहां सही दाम मिलेगा वहां अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे, फायदा होगा। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने
बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। मैंने इस बिल को पढ़ा है और यह बात सही है कि बिल में मंडियां खत्म करने की बात कहीं नहीं है। एक और इशू है जिसको लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है। कहा गया कि सरकार के इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। मैंने बिल को पढ़ा, यह बात तो बिल्कुल गलत है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कानून लेकर आई है उसमें एक बात साफ लिखी है कि किसान के साथ उसकी जमीन की पैदावार को खरीदने का समझौता होगा। वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन इस दौरान जमीन को खरीदने, उसे गिरवी रखने या लीज पर लेने का कोई प्रोविजन नहीं होगा, यानी जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। दूसरी बात यह कि फसल बोने से पहले उसकी पैदावार को खरीदने का समझौता होगा, उसकी कीमत तय होगी और व्यापारियों को किसान के खेत से फसल उठानी होगी और तुरंत 2/3 भुगतान करना होगा। बाकी 1/3 भुगतान अगले 3 दिन में करना होगा। लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है यह कहकर कि सरकार किसानों की जमीनों को बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करने की साजिश कर रही है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जो विधेयक लाई है वो किसानों के लिए नई आजादी जैसा है। इन कानूनों के लागू होने पर किसान के पास अपनी फसल बेचने के ज्यादा ऑप्शन होंगे। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूं। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए, इसलिए उन्हें बार बार कहना पड़ा। आज फिर उन्होंने कहा किसानों से कि भ्रम में मत आइए। मोदी ने कहा कि किसान ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि विपक्षी दल बिचौलियों के साथ खड़े हैं और किसानों को लूटने वालों को बचा रहे हैं। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा।
ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। किसान की आय बढ़े, वो मनमाने तरीके से अपनी फसल को बेच सके, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बिल को लेकर जो भी सवाल उठाए गए हैं, सिलसिलेवार एक एक सवाल का जवाब ढूंढा जाए। इसमें एक और बड़ा सवाल है ब्लैक मार्केटिंग को लेकर। विरोधी दलों का इल्जाम है कि सरकार पर जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार ने गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, तेल, आलू, प्याज जैसी असेंशियल कमोडिटीज को जो लिस्ट है उससे हटा दिया है। यानी व्यापारी इन्हें सीधे किसानों से खरीदकर जितना चाहे स्टॉक कर सकते हैं। अब किसानों को क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि व्यापारी उनकी फसल को सस्ते में खरीदेंगे, उसे स्टॉक करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और कुछ दिन बाद व्यापारी मनमाने दाम पर ये जरूरी चीजें बेचेंगे। तो व्यापारियों का फायदा होगा, किसान का नुकसान होगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि जब बम्पर फसल होती है तो किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती, उन्हें औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि किसान के पास स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई बार अनाज और खासतौर से फल और सब्जियां ये सड़ जाती हैं। तो अच्छी फसल होगी तो किसान को कम दाम मिलेगा। लेकिन जब व्यापारी किसानों से सीधे फसल खरीदेगा और स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, अनाज खराब नहीं होगा, फल सब्जियां खराब नहीं होंगी और इसका फायदा किसको मिलेगा? किसान को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार की नीयत पर शक करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए उनकी सरकार ने जितने काम किए उतने किसी सरकार ने किए। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल ने भी इस बिल का विरोध किया है। हरसिमरत कौर ने कल शाम ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हरसिमरत कौर ने भी कहा कि उन्हें सरकार की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन सरकार ने बिल लाने से पहले किसानों से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि किसानों में कंफ्यूजन है, इसलिए उन्होंने सरकार का साथ छोड़ दिया। हमारी कम्युनिकेशन में इतनी कमी रही कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी किसानों को आश्वासन दिलाने के लिए कि आपकी एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, मंडीकरण कहीं नहीं होगा। मंत्री जी से भी उनको मिलवाया, उनकी वीसी कराई, लेकिन जब उन्हें यह भरोसा ही नहीं हुआ कि बोलने से कुछ नहीं होता, फिर जरूरत थी कि उस बिल में ऐसा संशोधन किया जाए जहां पे उनको ये कॉन्फिडेंस मिले कि कुछ ढांचे में बदलाव नहीं होगा, जैसे हमारा काम चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन इसके बावजूद सत्र में सबसे पहले ये बिल लाना बिना किसी चेंजेस का, बिना किसानों के साथ कंसल्ट करके, आज अपनी जान की परवाह नहीं करके हर एक कोने में किसान इसके विरोध में, और वो भी मेरे अपने राज्य में सबसे ज्यादा, जिस राज्य के किसानों ने आज अपनी बेटी को इधर तक भेजा है, क्या वो बेटी ऐसे कानून का हिस्सा हो सकती है जिससे वो अपनी जान की परवाह नहीं करके सड़कों में बैठे हैं अपनी आवाज सुनाने के लिए? सो ये ना हमारी पार्टी को मंजूर था और ना ही मुझे मंजूर था कि जब ये बिल को ऐसे थोपा जा रहा है उनकी शंकाओं को दूर किए बिना कि मैं ऐसी एक सरकार का हिस्सा रहूं जो सरकार किसान विरोधी एक बिल लेके आए किसानों के मन में। हरसिमरत कौर की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिल किसान विरोधी है, उनकी प्रॉब्लम यह है कि किसान पंजाब में धरने पर बैठे हैं और अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया तो अकाली दल के वोटों का बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आज प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर भरोसा दिलाया, मंडियों को लेकर किसानों की शंकाएं दूर की। हरसिमरत कौर बादल ने क्या कहा? जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही, अगर वही बात वो 2 हफ्ते पहले कह देते तो शायद किसान समझ पाते। अब किसान सिर्फ जुबान पर यकीन नहीं करेंगे, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो बिल में लिखी जाएं। शायद जो प्रधानमंत्री जी ने ये बात 2 हफ्ते या महीना पहले कही होती तो इसका बहुत अच्छा असर होता, लेकिन हकीकत यह है कि ये बात कृषि मंत्री जी भी कहते रहे, हम भी कहते रहे, लेकिन हमारी बातों पे लोगों को वर्बल कमिटमेंट में कोई भरोसा नहीं था। वो चाहते थे कि ये इसका क्या भरोसा है, कल जब बड़ी कंपनीज आ जाएंगी तो कल सरकार बोलेगी कि हाँ भाई आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, हम आपके राही प्रोक्योर करते हैं। अब कल क्या होता है उनके मन में यही तो शंका है, कल की शंका है। सरकार तो ये कह रही है कि इससे बिचौलिया सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसानों को जो एमएसपी है और सरकारी खरीद बरकरार रहेगी। बिलों में कहीं पे नहीं कहा है कि ये बरकरार रहेगी। ये
एक वर्बल कमिटमेंट है, लेकिन बिल में कहीं पे भी नहीं है। ये पूंजीपतियों के हाथ में जब आएगा, जिसको कोई टैक्स नहीं देना है, वो हमें जैसे 2-4 साल तो बढ़िया रेट देंगे। जब पैसों की लालच में हम उनके पास अच्छे रेट के लिए उनके पास जाने लगेंगे, जब ये एग्जिस्टिंग सरकारी ढांचा पैसे ना होने के कारण जब खत्म हो जाएगा, उस टाइम फिर ये पूंजीपतियां हमको अपने कब्जे में करके फिर हमारे ऊपर दबाव पाके हमारी जमीनों का कब्जा करेंगे, या जो भी उनकी शंकाएं हैं। और उस टाइम उनके पास सिर्फ इस बिल में प्रावधान है कि आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम फैसला करेगा। तो वो समझते हैं कि अदालत में जाने का भी हमारा हक ले लिया। हरसिमरत कौर कह रही है कि एमएसपी का जिक्र बिल में नहीं है। असल में जो मौजूदा कानून है उसमें भी एमएसपी का जिक्र नहीं होता। ये हर बार फसल आने के वक्त पर कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें प्राइसिंग तय की जाती है। तो ये कानून का हिस्सा नहीं है। और मजे की बात है कि पंजाब में वैसे तो एक दूसरे का विरोध करते हैं कांग्रेस और अकाली, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर पहले से किसानों को इकट्ठा करके अकाली दल को फंसा दिया है, और इसीलिए अकाली दल को सरकार का साथ छोड़ना पड़ा। कांग्रेस सड़कों पर उतरने की बात कह रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, इसी तरह सरकार अब किसानों को कंपनियों का गुलाम बनाने का रास्ता बना रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है अंग्रेजों के टाइम में, वो भी ट्रेडिंग हाउस था, और फिर काबज होगी हिंदुस्तान पर। ये अब हरियाणा में और पंजाब में ट्रेडिंग ये फ्री, आप मुझे बताओ कौन रोक रहा है? एमएसपी से ज्यादा हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा आकर अंबानी ले जाए, अडानी ले जाए, कोई ले जाए, कोई किसान को, कोई किसी गवर्नमेंट को, कोई स्टेट गवर्नमेंट को इतराज नहीं है, किसान को इतराज नहीं, मगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगी तो जैसे जियो टेलीफोन्स की बात सुखबीर सिंह बादल ने कही कि जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो जो आपको हर महीने का 300 का बिल आता है वो 1500 शुरू हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा। अडानी ऑलरेडी पंजाब में पहुंच चुका है, 100 एकड़ जगह उसने मोगा में ले ली है, अपने साइलोज बना ले हैं, सारा वेयर हाउसिंग का काम अडानी के पास है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएंगे और किसान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम इस बात को समझते हैं। इसी बात मैं समझता हूं पंजाब के सोल पर, हमारी आत्मा पर ये एक बहुत बड़ा इन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अब मौका मिला तो शिवसेना भी अकाली दल के साथ खड़ी हो गई। संजय राउत ने कहा, सभी पार्टियां चाहते हैं कि किसानों की हालत बेहतर हो, उन्हें अपनी फसल के अच्छे दाम मिले, लेकिन सरकार जो कानून लाई है उस पर जब सरकार के सहयोगी दल ही भरोसा नहीं कर रहे तो विरोधी दल कैसे यकीन कर सकते हैं? सरकार को इस मामले में सभी दलों से बात करनी चाहिए, ये कहा शिवसेना ने। एनडीए में विरोध है, बगावत एनडीए में हो गई है, हमारे यहाँ से नहीं हुई है। हम तो सब देख रहा हूँ, बगावत जो है आपके घर में हुई है भाई, उनका दोष आप हम पर क्यों दे रहे हो? अकाली दल से बगावत हुई। अकाली दल आपका एक पुराना साथी है, जैसे शिवसेना के ज़माने में थी, आप उनको समझाइए। एमएसपी बरकरार रहेगी, सरकार की खरीदी भी रहेगी, तो फिर आपके मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? ये उनसे पूछे आप। मंत्री ने, अकाली दल ने जो सवाल पूछे हैं सदन में और बाहर, आप उनको उत्तर दीजिए, आप उनका समाधान करिए, आप हमारे तरफ मत देखिए। मैंने कहा सरकार के जो लोगों से हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमसे डायलॉग, बोले हम आप पवार साहब से बात करिए, इसलिए कि महाराष्ट्र में और देश में किसानों के बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री रहे 10 साल तक, उनको समझ है उस बारे में, ज़्यादा जानकारी आपसे, आप उनका समाधान कर लीजिए। संजय राउत की बात सही है कि शरद पवार को कृषि के बारे में, कृषि से जुड़े कानून के बारे में अच्छी जानकारी है। हरियाणा सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी को भी किसानों के बारे में काफी जानकारी है। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने आज कहा कि कांग्रेस किसान बिल पर भ्रम फैला रही है और कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है और वो हरियाणा में किसानों को एमएसपी दिलाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है और एमएसपी को लेकर के कांग्रेस और स्वयंभू कुछ ऐसे संगठन भ्रम फैला रहे हैं। एमएसपी 25 तारीख से जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरे से अपने दिखाएं और किसानों को विश्वास पैदा हो। हमारा जो कमिटमेंट है किसान से कि एमएसपी की बात को कभी हम नहीं गिरने देंगे। अगर किसी को लगता है कि तुझे मेरा भाव नहीं मिल रहा तो मंडी में जाके बेच ले। आपने सरकार की बात सुनी,
विरोधी दलों के तर्क सुने। अब मैं आपको किसानों की बात सुनवाता हूं। हरियाणा और पंजाब में किसान सड़क पर आ गए हैं। आज अंबाला में, करनाल में, सोनीपत में, पटियाला में, लुधियाना में, रोपड़ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ सड़कों पर उतरे। किसानों की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा किसानों ने न तो बिल पढ़ा है, न उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न उन्हें कानून के बारे में बताया गया है। किसानों को उतनी ही बात बताई गई जितनी विरोधी दल कह रहे हैं। जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वही बात किसानों के मुंह से सुनने को मिली। वो कानून के प्रोविजंस की बात नहीं करते, बार बार कहते हैं सरकार किसानों के खिलाफ बिल लाई है, चक्का जाम करेंगे, सड़क बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर एमएसपी खत्म हो गया, मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान कहां जाएंगे। जो तीनों अध्यादेश सरकार लेके आई ना, अगर ये तीनों अध्यादेश लागू हो जाते हैं देश में, तो देश में कुछ नहीं बचेगा, देश तबाही के कगार पर पहुंचेगा। इसमें ना गरीब बचेगा ना अमीर बचेगा। 20 तारीख को हम पूरे हरियाणा में रोड जाम करेंगे और अम्बाला में भी करेंगे। हम पूरे हरियाणा में रोड जाम करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है, पूरे देश के संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। 4-5 स्टेटों में तो जागृति पूरी आ चुकी है इस टाइम, और आगे फिर कोई तारीख तय करके बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जो सरकार की नासों में दम आ जाएगा, उसकी गले की फांस बन जाएगी। हम किसान जन्म से हैं, हमें सरकारों ने नहीं बनाया, ये हमारी बनाई हुई सरकारें। ये 3 अध्यादेश जो सरकार ने ये जारी किए हैं, हम इन अध्यादेशों को नहीं मानते, ये हमारे हक में नहीं है। डंडे खाएंगे, गोलियां खाएंगे, धरने देंगे, जो भी करना पड़ा करेंगे, पर हम ये 3 अध्यादेशों का हम बहिष्कार करते हैं। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। ये सरकार को जान लेना चाहिए। वोट देकर हम नेता बनाते हैं, नेता हमें किसान नहीं बनाते। करनाल में किसानों के साथ साथ प्रोटेस्ट करने वालों में मंडियों में काम करने वाले व्यापारी और आड़ती भी शामिल हो गए। या व्यापारियों ने भी वही बातें कही जो कांग्रेस ने कही हैं। 18 तारीख से लगातार अनिश्चितकाल के लिए सभी मंडियां, हरियाणा की सभी मंडियों को बंद कर दिया गया है। जो 3 अध्यादेश सरकार ने पेश किए हैं, किसान आड़ती विरोधी हैं और उसमें किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। राजा को देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। सरकारें जो होती है जनता के को उसके रखवाली के लिए होती है, उसके अच्छे कानून बनाने के लिए होती है। ये ऐसे हट के लिए नहीं होती सरकार। ये तो बात थी उन किसानों की जो शहरों में आंदोलन कर रहे हैं, जिनके साथ आड़ती हैं, जिनके साथ बिचौलिए हैं। हमारे संवाददाताओं ने हरियाणा के गांवों में जाकर किसानों से बात की, लेकिन गांवों तक किसानों को वही समझाया गया है जो सरकार ने किसानों की जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करने का रास्ता बंद कर दिया है। कहा गया कि आपकी जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ले लेंगे। अब फसलों की एमएसपी खत्म हो जाएगी और मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए किसान व्यापारियों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं जो किसानों ने कही। 1, 2, 3 अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पे सबसे बड़ी शंका क्या है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी शंका ये है कि जो हमारे को फसलों का जो मूल्य मिलना चाहिए, जो सरकार निर्धारित करती है, इस अध्यादेश के आने से हमें सबसे पहले तो ये डर सता रहा है कि हमारी जो फसल है, जो सरकार रेट रख रही है, उससे भी नीचे बिकेगी। वो क्यों? क्योंकि आज भी ऐसा हो रहा है, जबकि पकड़ सरकार की पकड़ में है सारी चीज़ें, और अब हमें व्यापारियों के हाथ में देना चाह रही है। अभी बाहर से व्यापारी आए, कहीं फसल बेचो, कहीं ले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मंडी में रखने की ज़रूरत नहीं। तो उसमें बाहर से व्यापारी आएगा, उसकी फसल किसी भाव भी ले जाएगा। एक साथी कहने लगे कि भाई हम अपनी मर्जी से बेचेंगे। अरे मर्जी से तब बेचेंगे जब हमारे में फसल को रोकने की गुंजाइश हो। हमें तो तुरंत फसल उठा के तुरंत उसके पैसे चाहिए और तुरंत बिक्री करनी है। तो आपका कहना है कि एमएसपी का सिक्योरिटी नेट होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो बयान आया वो कह रहे कि एमएसपी रहेगा। क्या इस बयान पे भरोसा नहीं है? खाली बयानबाजी है। हम ये चाहते हैं इसका एक स्थायी कानून बने, और उस कानून के माध्यम से कानून इस तरीके से बने कि वो जो फसल का मूल्य रखा गया है उससे नीचे कोई भी व्यापारी अगर खरीदे तो उसको सजा होनी चाहिए। खुला बाजार होगा तो भाव बेहतर मिलेगा। क्या ये दलील आपको समझ में आती है?
ना जिया भी नहीं समझ में आती, नो नहीं समझ में आती। अगर भाई जब कोई माल्य का नहीं, जब हमारे ऊपर कोई घर का मुरब्बी नहीं, प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेवारी निर्धारित मूल्य करे। अगर भाई किसान तेरा जो है ना बाजरा गेहूँ दाल कोई भी है, इस भाव हम लेंगे, इससे नीचे कोई दे तो हमारी जिम्मेवारी है। वो क्या बाजार खुलेगा तो उसका हित फायदा किसान को नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। जैसे यूपी और बिहार में देखा है कि लोग बाग अपनी रोड पे रख के अपनी जिन्स को बेचते हैं, उसका मंडी वाला भाव उनको मिलता नहीं। हमारे को भी यही शंका है कि आने वाले टाइम में मंडी खत्म हो जाएंगी और हम अपने को कहाँ बेचेंगे? कोई लेने वाला आएगा? आज हमारे को पैसे की जरूरत है, आज तो हम मंडी में जाके बेच सकते हैं और मंडी खत्म हो जाएंगी, हमारे को पैसे की जरूरत है तो लेने वाला 1 रुपए के 80 पैसे 70 पैसे लगाएगा। पहले ही हम मरे पड़े हैं। हमारे को आज के टाइम में किसान जो है ना बिल्कुल फांसी खा रहा है। किसान तकलीफ में तो है, परेशानी में तो है, इसीलिए उनको शक है और उनकी बातें सुनकर लगता है कि उन्हें इस बिल को समझने का मौका नहीं मिला। हकीकत कितनी बार भी बताई जाए उसका अंदाजा अभी किसानों को नहीं है और ना ही इस बात की जानकारी है कि नए कानून में लिखा क्या है। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार जो 3 बिल लाई है उसको लेकर किसान जो पूछ रहे हैं और जो जवाब मिल रहे हैं उनमें कितनी समानता है। एमएसपी का सिस्टम अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। मंडियां जैसी अभी चल रही हैं वैसे ही आगे भी चलती रहेंगी। बस इतना बदलाव होगा, अगर कोई व्यापारी या कंपनी किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव देता है तो किसान मंडियों के बजाय उस व्यापारी को अपनी फसल बेच सकेगा और ऐसा होगा तो किसान बिचौलियों से बच जाएगा, कमीशन खोरों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा, अपनी मेहनत का पूरा पैसा किसान को ही मिलेगा। सवाल यह उठाया गया कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगी। बिल में साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल की खरीद का होगा। किसान की जमीन लीज पर लेने, गिरवी रखने या खरीदने पर पाबंदी होगी। जैसे पंजाब में पेप्सिको, जो पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, किसानों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। यही मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा। एक बात यह कही गई कि किसानों से कंपनियां माल तो खरीद लेंगी लेकिन भुगतान के लिए किसान कंपनी के पीछे पीछे भागेगा। हकीकत यह है कि बिल में साफ लिखा है किसानों से सीधे सीधे फसल खरीदने वाली कंपनियों को तुरंत भुगतान करना होगा और ई कॉमर्स के जरिए किया गया भुगतान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में किसान के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी को किसान की फसल खेत से उठानी होगी और 2/3 भुगतान तुरंत करना होगा, बाकी का 1/3 3 दिन के अंदर। इसके बाद भी कांग्रेस अगर किसानों से कह रही है कि इस कानून से उनका नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही वादे किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो फरवरी 2011 में उन्होंने भी कहा था बेहतर मार्केटिंग चेन के लिए डिलीवरी सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है और इसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना होगा। तो मैं आपको मनमोहन सिंह की वो पुरानी बात भी सुनवा देता हूं ताकि बात साफ हो जाए। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इन फूड, खेती में विविधता के लिए बैकअप सपोर्ट चाहिए। फसल की कामयाब डिलीवरी के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक बेहतर मार्केटिंग चेन हो, क्योंकि फसल और सब्जी खराब हो जाती है। मैंने प्लानिंग कमीशन और कृषि मंत्रालय से कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर फोकस करें। मार्केटिंग में मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करना होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। मैं आपको बता दूं, सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री ने नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी इसी तरह की बातें कही थी। वक्त की कमी के कारण मैं आपको सारी बातें तो नहीं सुनवा सकता, लेकिन अब सरकार ने जब वही काम कर दिया तो कांग्रेस इसे किसान विरोधी बता रही है। इसके पीछे सियासत है, वोट बैंक की राजनीति है। असल में इस बार कांग्रेस ने थोड़ी चालाकी की। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों तक नए कानूनों की सही जानकारी पहुंचा पाती, इससे पहले कांग्रेस ने अफवाहों का ऐसा बाजार गम कर दिया जिससे हकीकत दब गई। क्योंकि किसान सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस ने माहौल बनाया है। 6 साल से खाली बैठे विपक्ष को नरेंद्र मोदी को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है।
अब चूंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में भी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, दोनों राज्यों में किसानों का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसलिए कांग्रेस ने इन 3 बिल्स को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी साबित करने की कोशिश की है। लेकिन नरेंद्र मोदी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। आज मौका मिला, उन्होंने सारे के सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए और बड़े सख्त लहजे में बड़ी बेबाकी से किसानों की बात की। हमने किसानों की बात की और अब बात करते हैं सीमा पर तैनात जवानों की। आज पहली बार चीन ने माना कि गलवान वैली में हिंदुस्तानी फौजियों के साथ संघर्ष में उसके कई जवान मारे गए थे। चीन का कबूलनामा और एलएसी पर चीन ने कितने सैनिक मारे और कितने सैनिक और कितना गोला बारूद जमा किया, आज पहली बार चीन ने माना कि गलवान वैली की खूनी झड़प में हमारे बहादुर जवानों ने चीन के फौजियों को मौत के घाट उतारा था। चीन ने पहली बार माना कि गलवान में उसके जवानों की मौत हुई थी। 15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान वैली में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को मार गिराया था, भगा दिया था। इस हिंसक संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की मौत की बात अब तक कबूल नहीं की थी। कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान वैली के वायलेंट फेस ऑफ के दौरान हमारे जवानों ने चीनी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, उसके बाद आज चीन के सरकारी मीडिया में पहली बार यह माना गया इस संघर्ष में चीनी जवानों की भी मौत हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में यह भी बताया था कि एलएसी पर चीन ने काफी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है, युद्ध का भारी साजो सामान जुटा लिया है, इसीलिए भारत ने भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित ने लेह से चाइनीज आर्मी की मौजूदगी को लेकर, उनके आर्म्स और एमिनेशन को लेकर, उनकी एक एक बटालियन को लेकर बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठा की हैं। पैगोंग सो से लेकर चुशुल तक और गलवान के फ्रिक्शन पॉइंट से लेकर डेप्सोंग वैली तक चीन की कौन कौन सी बटालियन, कौन से मिलिट्री कमांड के सैनिक मौजूद हैं, उनसे पास कितना गोला बारूद है, कितने हथियार हैं, इसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे मनीष प्रसाद और अमित पालित। भारतीय सेना के त्रिशूल डिवीजन से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड को सबसे ज्यादा डर लगता है। चाइनीज पीएलए के 30,000 जवान इस पूरे 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, लेकिन भारतीय सेना की त्रिशूल डिवीजन और ये इस समय एग्रेसिवली सभी फीचर्स को डोमिनेट कर रही है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि ऑर्डर ऑफ बैटल के तहत इस समय चाइनीज पीएलए का 4 हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन को यहां पर सबसे पहले पैंगोंग सो के आसपास तैनात किया गया है। उसके अलावा 11 और 12 मोटराइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भी इसमें शामिल है। इस वक्त एलएसी पर चीन के 30 से 40 हजार जवान तैनात हैं, लेकिन चीन की सबसे बड़ी मुश्किल अब यह है कि पैंगोंग के इलाके में फिंगर 4 पर जहां उसने अपना वर्चस्व हासिल किया था, वहां अब भारत का वर्चस्व है। अब हालात ऐसे हैं कि चीन ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। चीन ने फिंगर 4 इलाके में बड़ी तादाद में अपने फोर्स को तैनात किया, साथ ही साथ उसने वहां पर अपने आर्टिलरी गन्स, टैंक और यहां तक कि उसने हेलीपैड भी बनाया और अपने बोट्स को भी वहां पर तैनात कर दिया है। चाइनीज पीएलए ने करीबन 1500 से 2000 जवानों की संख्या में फिंगर 4 से खुन्नाक फोर्ट तक अपने जवानों की तैनाती की है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि फिंगर 4 से ठीक ऊपर 18,500 फीट की हाइट पर भारतीय सेना ने फीचर को डोमिनेट किया, जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। ऑर्डर ऑफ बैटल के मुताबिक चाइनीज पीएलए के 362 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, 363 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, उसके साथ साथ 6 मोटराइज्ड और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के जवानों को यहां पर तैनात किया है। वो अपने साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में आर्टिलरी गन्स,
आर्मर्ड टैंक्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन लेकर आए हैं। यहां पर खुरनाक फोर्ट के एरिया में उन्होंने रडार्स को भी लगाया है और इसके साथ साथ वो हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने फीचर्स को डोमिनेट करके चाइनीज प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया। पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 से लेकर खुरनाक फोर्ट तक की हर एक हलचल को इस समय भारतीय सेना माइन्यूटली देख रही है और यही वजह है कि चीन बैकफुट पर है। मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच अभी तक के मिलिट्री लेवल की टॉक्स चुशूल और गोल्डो गैरिसन में हुई थी। चुशूल में हमारी फौज तैनात है, जबकि मोल्डो गैरिसन में चीन की सेना की मौजूदगी है। इस इलाके में दोनों सेनाओं का हैवी डिप्लॉयमेंट है। मनीष ने बताया कि जहां पहले सिर्फ एक जवान तैनात रहता था, अब वहां 9 जवानों की तैनाती है। प्लेन एरिया होने की वजह से चुशूल और मोल्डो के बीच में भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी गन्स, साथ में टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को इस तरीके से 1:9 के रेशो में तैनात किया है ताकि चाइनीज पीएलए के हर एक डिप्लॉयमेंट को हम काउंटर कर सके। ये बताना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ बैटल के मुताबिक चाइनीज पीएलए ने अगर रेफरेंस के तौर पे इसे स्पांगुर गैप समझें तो स्पांगुर गैप से लेकर मुखपारी तक के इलाके में अपनी 53, 54 माउंटेन ब्रिगेड उसके जवानों को तैनात किया है। यहां तक कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के साथ साथ जो एंटी एयरक्राफ्ट उनकी वेपन सिस्टम है उसका डिप्लॉयमेंट इस तरीके से किया है कि चारों तरफ उसकी घेराबंदी हो सके। वेस्टर्न थिएटर कमांड के कहने पर साउथ शिनजियांग के मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने एलएसी पर अपने जवानों को और हथियारों को तैनात किया और उसकी काट के लिए लद्दाख में मौजूद 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने मिरर डिप्लॉयमेंट की ताकि वो चीन को रोक सके। मुखपारी से लेकर रचिनला तक भारतीय सेना को डिप्लॉय किया गया और खास तौर पे वहां पर जो ऊंचाइयां हैं उन पर भी हमारे फोर्सेस ने अपना अधिकार जमाया और वहां पर एंटी टैंक मिसाइल्स को लगाया गया है जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिसके जरिए दूर से ही चीन के चाहे टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो या फिर बख्तरबंद गाड़ियां हो, उनको तबाह किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर चीन कोई रात को हिमाकत करता है उसे रोकने के लिए खास रडार भी लगाए गए हैं और नाइट विजन डिवाइसेस भी यहां पर रखी गई है। तो मुखपारी से रचिनला तक इस वक्त भारत के सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। 8 और 11 मोटराइज इन्फेंट्री डिवीजन और रेड आर्मी के जवानों ने चारों तरफ घेराबंदी करने की कोशिश की है। ये अपने साथ आर्टिलरी गन्स लाए हैं और साथ में सीबीआरएन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर अटैक के लिए जो इक्विपमेंट लाए हैं, दरअसल इसको काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने पूरी प्लानिंग की है और यही वजह है कि इस एरिया में डोमिनेशन के बाद यानी टॉप मोस्ट फीचर को डोमिनेट करने के बाद चाइनीज पीएलए यहां पर भी सबसे ज्यादा परेशान था और यही वो जगह है जहां पर चाइनीज पीएलए ने 7 तारीख को वार्निंग शॉट के तौर पर फायर किया क्योंकि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने चाइनीज पीएलए को नहीं दिया। भारतीय फौज जिस डोमिनेटिंग पोजीशन में है उसकी वजह से चीन सरहद पर टेंशन में है, हैवी डिप्लॉयमेंट किया है, लेकिन भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। भारत की फौज भी चीन से बेहतर पोजीशन में, चीन से ज्यादा और पूरे साजो सामान के साथ, गोला बारूद के साथ मौजूद है। भारत ने कोशिश तो की थी बातचीत से रास्ता निकल जाए, 6 बार फौज के लेवल पर बात की, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के लेवल पर बात हुई, लेकिन चीन ने भारत की तरफ से शांति की पहल को कमजोरी समझ लिया। इसलिए अब बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अगर चीन शांति चाहता है तो पहल भी चीन को ही करनी होगी। एलएसी पर अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। इसीलिए रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सरहद पर युद्ध जैसे हालात हैं, भारत की तरफ से भी फौज की तैनाती चीन से कम नहीं है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन चीन अगर मजबूर करता है तो करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने हर तरह की तैयारी की है क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब चीन भरोसे लायक क्यों नहीं है, पूरी दुनिया चीन को भरोसे लायक क्यों नहीं समझती, इसका एक सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत दिन बाद हाथ लगा है चीन का बड़ा झूठ मैं आपको बताऊं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। 52 लाख से ज्यादा केस डिटेक्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हमारे देश में 31 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया था। उसके बाद रोज मरीजों की संख्या का अपडेट मिलता है,
लेकिन चीन ने इस मामले में भी पूरी दुनिया से झूठ बोला और चीन के झूठ से पर्दा उठाने वाला सबूत आज सामने आ गया। वुहान में कोरोना के बाद हॉस्पिटल्स का क्या हाल था, इसकी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं और ये तस्वीरें साबित करती हैं कि साल के शुरू में ही वुहान में हालात खराब हो गए थे, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया था। लेकिन चीन की सरकार कोरोना के बारे में पूरी दुनिया से लगातार झूठ बोलती रही। कोरोना वायरस का एपिसेंटर चीन का वुहान शहर ही था। सबसे ज्यादा केस यहां डिटेक्ट हुए थे। आज जो तस्वीरें आई वो वुहान के एक हॉस्पिटल की हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने पीपी किट्स पहनी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद बहुत सारे लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लोग दरवाजा पीट रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टाफ किसी की बात नहीं सुन रहा। असल में तस्वीरें वुहान लॉकडाउन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री 76 डेज की हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को हाउ वू नाम के व्यक्ति ने शूट किया। वुहान के 2 और लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने में उसकी मदद की। ये लोग खुद मरीज बनकर हॉस्पिटल के अंदर जाकर चुपके से वीडियो शूट करते थे। हाउ वू से उनकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मेरे सहयोगी अजय कुमार ने बात की थी और उन्होंने बताया कि वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के पास वुहान गए थे, लेकिन इसी दौरान वहां लॉकडाउन हो गया और देखते ही देखते पूरे शहर के हालात बदल गए। अचानक 10 लाख की आबादी वाला शहर सुनसान हो गया। शहर पर सन्नाटा छा गया। लोग घरों में कैद हो गए और शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर शहर में हुआ क्या। ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। मैं सोचता हूँ आधुनिक इतिहास में कभी भी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर को ऐसे नहीं बंद किया गया होगा। पूरा शहर बंद था, सड़क पर भी कोई नहीं था। ये वास्तव में अभूतपूर्व था। वो ठीक वहीं थे जो सेंटर ऑफ एक्शन था। वो अपने कैमरों में जीवन और मृत्यु कैद कर रहे थे। ये बहुत ही मुश्किल फिल्मांकन था क्योंकि उन्हें सिर से पैर तक सुरक्षात्मक गियर और कवर पहनना था। ये वास्तव में खतरनाक था, एक तरह से युद्ध क्षेत्र जैसा था। मैंने जो देखा बहुत ही उलझन थी क्योंकि डेटा बहुत सीमित थे और मैं सिर्फ वुहान ही नहीं चीन के बाकी हिस्सों के लोगों के भी संपर्क में था। सख्त लॉकडाउन के दौरान लोग बहुत ही भयभीत थे। इस डॉक्यूमेंट्री से चीन का एक और बड़ा झूठ सामने आया और मैं तो कहूंगा कि चीन के झूठ एक एक करके सामने आ रहे हैं। पहले चीन कहता रहा कि उसके यहाँ हालात कंट्रोल में हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन हालात कैसे थे, लोग कैसे तड़प रहे थे, इसकी हकीकत अब तस्वीरों में सामने आ गई। इसी तरह चीन बार बार कहता रहा कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में तैयार नहीं हुआ, वुहान के मीट मार्केट से निकला है। लेकिन वुहान की लैब में काम कर चुकी एक चाइनीज साइंटिस्ट डॉक्टर ली मैंगयान ने चीन के इस झूठ की हकीकत भी दुनिया को बता दी। डॉक्टर ली ने कहा कोरोना वायरस नेचुरल नहीं, मैन मेड है और इसे वुहान की लैब में तैयार किया गया। अब एक इंटरेस्टिंग खबर जो कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने मंदिर जाकर देवी दुर्गा से एक अनोखा आशीर्वाद मांगा। कर्नाटक में कैबिनेट एक्सपेंशन होना है। मंत्रिमंडल में विस्तार पर चर्चा करने के लिए चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा दिल्ली में हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। लेकिन खबर यह नहीं है कि मंत्री कौन बनेगा, खबर यह है कि मंत्री बनने के लिए नेता क्या क्या कर रहे हैं। जो मंत्री नहीं हैं उन्हें मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, कैसी कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर श्री रामुलु अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो भगवान की शरण में पहुंच गए। मान्यता ऐसी है कि यादगिरी जिले के मशहूर दुर्गा मंदिर में देवी को चिट्ठी लिखकर अपनी मन्नत बता दी जाए तो देवी मुराद जरूर पूरी कर देती है। इसलिए श्री रामुलु अपनी मन्नत की चिट्ठी लेकर दुर्गा मंदिर पहुंच गए और ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं वो श्री रामुलु ने लिखी है। इसमें लिखा है श्री रामुलु डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक मस्ट कंपल्सरी। अब मंत्री पद की मन्नत है ही ऐसी कि लोग कहीं भी माथा टेकने को तैयार होते हैं, लेकिन मंदिर में चिट्ठी लिखने से मन्नत पूरी होगी ये जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम तो यह है कि मंदिर के पुजारी ने इस चिट्ठी को लीक कर दिया।